अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। कल हमने देखा, बल्कि परसों भी मार्गला हिल्स में आग भड़क उठी थी, जंगलात में आग लगी जिसने काफ़ी नुकसान किया है ओवरऑल। अगर सिर्फ जंगल की हम बात करें, ये धुआं अभी रास्ते में आते हुए बाय द वे मैंने देखा कुछ धुआं नज़र आ रहा है। अभी खबरें ये आ रही थी कि आग पे काबू पा लिया गया है मुकम्मल तौर पर, लेकिन देखते हैं आज की क्या रिपोर्ट सामने आती हैं, क्या मुकम्मल तौर पर वाकई काबू पा लिया गया है या अभी भी मजीद कुछ गुंजाइश है कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने की। बहरहाल कल 28 मई था और 28 मई को हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से जो अखबार वगैरह या तशहीर करने की कोशिश की गई, उसमें सिर्फ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कहीं पे नाम नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। ये बहुत मुझे पर्सनली तशवीशनाक लगा और मैंने सोचा कि इसका जिक्र ज़रूर करना है कि मोहसिन पाकिस्तान जो असल इस सब का करता धरता है, जिन्होंने ये तोहफा पाकिस्तान को दिया, एटमी कुव्वत बनाया, एक्चुअली उनका कहीं पर जिक्र नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे नवाज शरीफ ने खुद शायद इसको एटमी धमाका कोई तैयार कर लिया था या पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। खैर, ये एक तशवीशनाक बात थी, आपसे शेयर की है। एक और इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त कल रात में हमारे सामने आई कि बहरिया टाउन के हवाले से, जो बहरिया टाउन का जो मरकजी ऑफिस है उस पर नैब की जानिब से छापा मारा गया, रावलपिंडी पुलिस की जानिब से। ये सेंट्रल ऑफिस है और रिकॉर्ड जो है वो ले लिया गया है। ये इस वक्त क्लिप्स आप देख भी सकते हैं। जो कोई भी रिकॉर्ड्स हैं बहरिया टाउन के, उनको कर लिया। और ये अलकादिर ट्रस्ट केस से इसका शाखसाना है। इमरान खान पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन वाला है, उसमें गैर कानूनी तौर पर जो रकम है या फिर ज़मीन हासिल की है बहरिया टाउन में, और बरतानिया हुकूमत से जो फिर पैसे आए वो लाइबिलिटी अकाउंट में बहरिया टाउन के अकोमोडेट कर दिए, ये एक इल्ज़ाम है। तो ये केस तो अभी चल रहा है, लेकिन ये कार्रवाई रात को हमारे सामने आई है। अभी आगे बढ़ते हुए एक और इम्पॉर्टेंट खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। पहले शामिल कर लेते हैं हेडलाइंस कि आज कौन सी टॉप स्टोरीज हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कारकुनान ने पार्टी सदारत से हटाने का साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नवाज शरीफ का ये कल स्पीच जो हम एक्सपेक्ट कर भी रहे थे, उनका ये कुनान से खिताब सामने आया। मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान की ज़मानत हो जाए, साजिशें नाकाम होंगी, ये भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म। और फिर मार्गला हिल्स के जो एक और बुरी खबर हमारे सामने आई थी कि ट्रेल 5 से मिलने वाले बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम उसके लिए पुलिस के हवाले कर दी गई। और साथ ही हैकर्स की तरफ से इस्लामाबाद सेफ सिटी सिस्टम को हैक करके हसास नोयत का डेटा चोरी करने का इंकशाफ हुआ। ये एक बड़ी खबर है। सेफ सिटी, वहाँ पे ऑलरेडी इतने अफसोसनाक वाक़यात, हसन रऊफ साहब का एकदम मेरे जहन में आया सेफ सिटी की, जैसे ही मैंने बात की, ये अफसोसनाक वाक़यात हो रहे होते, फिर ऊपर से हैक हो जाना सिस्टम का ओवरऑल, ये भी देखते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिजली की तलब में कमी के बावजूद शॉर्टफॉल और लोड शेडिंग बरकरार है। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। और फिर आखिर में जी हम आज बात करेंगे कि पाकिस्तानी वॉलीबॉल टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फातिहाना आगाज़, ये सब कुछ और बहुत कुछ शामिल होगा हमारी आज की सुबह की सोच में। लेकिन जो मैंने आगाज़ में बात की थी कि नून लीग की कमान एक बार शहबाज शरीफ साहब के हाथ से निकलते हुए नवाज शरीफ के हाथ में फिर से मुंतकिल हो चुकी है। 6 साल के बाद नवाज शरीफ पार्टी के सदर फाइनली बन चुके हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमने नोटिस की कल दोनों तकारीर में, शहबाज शरीफ की अगर बात करूँ और नवाज शरीफ की, उन्होंने एक बार फिर से कुछ जजेस को काली भेड़ें करार दिया है। अब काली भेड़े क्यों करार दिया और क्या कौन से जजेस हैं जिनको काली भेड़े कहा है। लेकिन साथ ही हुकूमत अब साथ साथ एक तरफ तो अदलिया को निशाना बना रही है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे स्टेप्स लेकर आ रहे हैं जो शायद तहरीक इंसाफ का घेरा मजीद तंग करने के लिए इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल 2 ऑर्डिनेंसेस जिनको कल हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से जो पास हुए हैं, वो ऑर्डिनेंसेस भी इसकी एक मिसाल है। पहले आपको एक और सुनवाते हैं कि नवाज शरीफ ने कहा क्या है। जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम वो कहते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया, वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप सब बातों को छोड़ें, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं, जरा बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार हूं, मैं छोड़ दूंगा सियासत। मैं वादा करता हूं कि अगर वो तीसरी फोर्स का इशारा आपकी तरफ नहीं था तो मैं सियासत भी छोड़ने को तैयार हूं। वो आप थे, आप। जी, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का तज़किरा करते हुए नवाज शरीफ ने ये कहा, लेकिन इसके रद्द अमल में आरिफ अलवी ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं आपको। भाई साहब, नवाज शरीफ को ये फरवरी 8 को कौन लेकर आया लोगों को बाहर? अगर फरवरी 8 को लोग खुद निकले हैं, कोई लेकर नहीं आया, कोई फौजी नहीं लेकर आया, तो इससे बड़ा क्या सबूत है कि इमरान खान अवाम की ताकत से आया?
जी अच्छा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम से मुतालिक नवाज शरीफ ने जो बात की है एज ए जर्नलिस्ट, उसमें बहुत हकायक हमें दिखाई देते हैं। वो झूठ नहीं बोला, उन्होंने सच बोला, क्योंकि जनरल ज़हीरुल इस्लाम के एग्जैक्टली यही वर्ड्स हमें सुनाई दिए थे 2022 में जब उन्होंने एक दावत की तकरीब से खिताब किया था। उन्होंने यही कहा था, वो आपको सुनवाते भी हैं। जी, तो ये हमें सिमिलैरिटी तो दिखाई दी जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खुद के बयान में और नवाज शरीफ ने जो कल जिक्र किया, इसमें एग्जैक्टली सेम बातें हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो उनकी जो बात है वो जाके 2018 पे फिर क्यों रुक जाती है? 2018 में अगर थर्ड फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, थर्ड फोर्स को अगर अपॉइंट किया गया था, लेकर आया गया था तहरीक इंसाफ यानी कि, तो 2024 में क्या हुआ वो भी एक सवालिया निशान है। अगर इतने राइटर्स हैं तो फिर जाके 2024 की बात भी जरूर उनको करनी चाहिए। अब एक और बात आरिफ अलवी साहब ने कल की, वो भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हम उन्हीं से करेंगे जिनके साथ करना बनता है, क्योंकि फॉर्म 47 वालों के पास तो कोई इख्तियार नहीं है, इख्तियार वालों से बात करेंगे। सुनेंगे। भी हमने नहीं दावत दी कहीं मुदाखलत करने के लिए, मगर मुज़ाकरात इमरान खान साहब उसके साथ करना चाहते हैं जिसके हाथ में फैसला। जी अच्छा, जो ऑर्डिनेंसेस का जिक्र मैं अभी कर रही थी, उसके रिएक्शन में ख्वाजा साद रफ़ीक का ट्वीट भी एक सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि नैब का कानून एक आमिर का बनाया हुआ कानून है। 40 दिन से 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर देना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। रिमांड का बढ़ जाना, ये कवानीन का जो है वो हमेशा उनका यही पॉइंट है कि पोलिटिसाइज किया जाता है। ये ट्वीट इस वक्त आप देख भी रहे हैं। और कमरुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब की सियासत जाके 2018 पे क्यों रुक जाती है? इंसाफ की जब वो बात करते हैं, वो 2018 की तो बात करते हैं, उससे हम लोग कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं कि वो विक्टिम रहे अगर 2018 में, तो फिर 2024 में बेनिफिशियरी भी तो रहे। देखें, इसका फैसला तो तारीख करेगी ना। 2018 की चीजें, तमाम मामलात निथर कर सामने आ गए। उसके उस वक्त के जो गवाह थे उन्होंने खुद बोलना शुरू कर दिया। बहुत से जजेस के बयानात आए, बहुत से उन किरदारों के बयानात आए जिन्होंने बाद में कन्फेशन की। आप पॉलिटिकल साइड से भी देख लें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी देख लें, आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी देख लें। तो अभी जैसे लंदन प्लान का जिक्र हुआ, तो उसकी बाकायदा मुबशर लुकमान साहब एक सहाफ़ी हैं, अपना खुद अल्लामा तारुल कादरी साहब ने ये कहा कि हाँ, लंदन में मुलाकातें हुई थी। तो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा था कि जी वाकई बानी पीटीआई की मुलाकातें वहां पे हुई थी। यानी वो जो जिसका जिक्र आज मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं या बोल रहे हैं, वो खुद नहीं कह रहे, वो सिर्फ उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो एविडेंस सामने आया है। सर, तहरीक इंसाफ का जो लंदन प्लान का जिक्र अब जाके हो रहा है, वो उसी टाइम क्यों नहीं हुआ था फिर, या उसके खिलाफ कुछ? जी, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि गैर मुसद्दका चीज को फैलाना मुनासिब नहीं होता। अब चूंकि उन चीजों की तस्दीक हो गई है, अगर कोई आज की तारीख में कोई बेनिफिशरी है या कोई अफेक्टी है, तो वो भी तारीख फैसला कर देगी अगले के कुछ अरसे में। जब चीजें सामने आएंगी तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। सर, कुछ अरसे, सर फिर इस हिसाब से सर हमें कुछ अरसे के बाद इमरान खान अपना रोना धोना लेके इसी तरह हमें दिखाई दे रहे हैं बात करते हुए। ये साइकिल चलता रहेगा फिर मेरे ख्याल में। ये तारीख का सबक तो ऐसे ही है जी, कि जब तक चीजें देखें ना, जब वो तारीख का सबक लिया सर, माजरत के साथ तारीख का सबक तो किसी ने लिया ही नहीं। अगर लिया होता तो फिर आप लोग 2024 की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट ही ना करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि इससे कोई सबक नहीं सीखता। ये भी मकूला आपने सुना होगा, मशहूर प्रोवर्ब है। तो कहने का मकसद ये है कि अब चूंकि उन किरदारों ने बोला, आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, वो जज साहब मरहूम एहतसाब कोर्ट के, तो जब वो किरदार खुद बोले हैं तो मियां साहब ने उसकी तरफ इशारा किया है उन्होंने। तो इसी तरह तारीख में अब आज जो बातें हैं वो स्पेकुलेशन है, जब जाहिर साबित होंगी। तो इसलिए महल इट्स टू अर्ली के आज की तारीख के बारे में हम कोई फैसला दे दें। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब अफेक्टी थे, ना सिर्फ वजारत उज़्मा से उन्हें महरूम किया गया, बल्कि जो एक सियासी जमात की लीडरशिप थी जिसका कि हर वर्ग
महल उसमें किसी इलेक्शन की जरूरत नहीं है। वो हर वर्कर के दिल की आवाज यही है कि मियां नवाज शरीफ कायद हूँ। मैं जी उसकी ठीक, बात वो की कायद बात बन कर भी रहा गए, हूँ। वो कायद बन गए एक बार फिर से जी। वो उनको चूंकि गैर कानूनी तौर पे या गैर जो है वो अपना बगैर इंसाफ के तकाजे पूरे किए हुए उन्हें रिमूव किया गया था, तो वो दोबारा बन गए। इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई, कोई बड़ा ऐसा नहीं हुआ, कोराम बरपा नहीं होना चाहिए। जी सर, आपका पॉइंट आ गया। जी सर, आपका पॉइंट आ गया। नून लीग अदलिया को क्यों टारगेट करे लगातार? कल भी शहबाज शरीफ की जब स्पीच हमने सुनी तो उन्होंने यही कहा कि काली भेड़े हैं कुछ जजेस जो कि तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम करे। तो ये क्या स्टैंडर्ड है कि अगर तहरीक इंसाफ के हक में कोई फैसला आ जाता है तो वो जज काली भेड़ बन जाते हैं? ये तो खैर इसी बात को अगर रिवर्स आर्गुमेंट कर लें तो दूसरी तरफ भी ऐसे ही होगा। होना नहीं चाहिए लेकिन होगा। अब सब ये जो भी हम सर आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, हम आपको दोबारा ट्राई करते हैं। आज नाजरीन नैब तरमीम केस में समात भी होना मुकर्रर थी, आज होनी है। गुज़िश्ता समात पर जस्टिस काजी फाइज की जो रिमार्क्स हैं वो शेयर करना यहाँ पे ज़रूरी। उन्होंने कहा था कि अगर ऑर्डिनेंस ही लेकर आने तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, वो आवाम पर मुसल्लत कर देते हैं, आवाम पर थोप देते हैं, तो क्या ऑर्डिनेंस से मुतालिक सदर को कोई तफसीली जवाब जमा करवाना चाहिए या नहीं? ये इम्पॉर्टेंट एक जो स्टेटमेंट थी ये लास्ट हियरिंग पे हमने सुनी थी और उनकी जानिब से फिर फाइनली सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी कमांडर ISI और डायरेक्टर IB इनको तलब किया गया था कि वो आएँ और आके सवालात का सामना करें। सो आज फाइनली वो तारीख आ चुकी है, आज 29 मई है। देखते हैं कि क्या ये तमाम शख्सियात सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी कमांडर ISI ये पेश होते हैं अदालत में, जो सवालात उनसे किए जाते हैं उनका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पहलू होगा आज देखने के लिए। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला है कि जब नून लीग की सदारत अब फाइनली नवाज शरीफ साहब के पास आ चुकी है, तो देखते हैं कि नवाज शरीफ अब पार्टी के सदर बनने के बाद क्या करते हैं। उन्होंने कल यही कहा है कि मैं अब एक बार फिर से पार्टी का सदर मुंतखब हो चुका हूँ और मेरी मदद, अगर मैं कुछ आसान अल्फाज यूज़ करूँ, सो आवाम से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट इन द सेंस कि जो भी मसाइल मुल्की उनके तौर पर सपोर्ट किया जाए उनको एज अ सदर। अब वो पार्टी के सदर बन चुके हैं। ये तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिन पे हमने ब्रीफली अभी डिस्कस किए। डी ब्रेक के बाद हम वापस आके डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अच्छा, तहरीक इंसाफ से मुतालिक एक और कंट्रोवर्सी सामने आई है और वो भी ट्विटर से रिलेटेड है, एक्स से रिलेटेड है। इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से आर्मी चीफ की तस्वीर का सामने आना, 1971 का कुछ तस्करा आना, शेख मुजीबुर रहमान से कंपैरिजन, वो हीरो थे या फिर वो बागी थे, वो कौन थे, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल रही हैं गुज़िश्ता 1-2 रोज़ में। उस पर बैरिस्टर गोहर ने कोई रिएक्शन दिए, वो आपको सुनवाते हैं। टाइम चीज़ें ओवरडू हो जाती है, वो एक कंसर्न है खान साहब का, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनके बाकी चीज़ें देखी है। लेकिन वो जो तनाजुर हमने ड्रा करना था जी कि 1971 वाला मुवाजना करना था, वो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, नॉट अदरवाइज। फौज के बारे में कोई कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा पॉलिटिकल कंटेस्ट है। खान साहब जेल में होते हैं, वो हर ईच एंड एवरी वीडियो और जो कंटेक्स्ट है वो नहीं कुछ ऐसे अप्रूव करता। लेकिन कंटेक्स्ट ये है कि देखिए पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है, 12 करोड़ आवाम के पास इंटरनेट है, 8.5 करोड़ लोगों के पास वो सोशल मीडिया है। उनमें से अगर एक लेस देन फ्रिक्शन आपको इसको कोई ट्विटर पे कुछ देखे तो इसका मकसद ये नहीं है कि किसी पार्टी ने कोई कैंपेन चलवाई है। चलें जी, ये रिएक्शन आया है। बैरिस्टर गोहर से डिटेल में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीजे मीर साहब। पीजे साहब, ये कौन कर रहा है, फिर ये क्या हो रहा है? क्योंकि जो ऑफिशियल अकाउंट से हमारे सामने ट्वीट्स आ रहे हैं वो तशवीशनाक हैं। देखें, ये जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं कि आज AI क्या कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये तो हर चीज़ आप कर सकते हैं। अकाउंट्स हैक होते हैं, डेली अकाउंट्स के अंदर डिसइंफॉर्मेशन आती है और आई टोटली एग्री जो उनके जो चेयरमैन है, जो भी हैं ये बैरिस्टर गोहर जो बात कर रहे हैं। देखो मैं इसको बहुत पुराना जानता हूँ, ये बहुत मुहिब्बुल वतन है जिस तरह के बाकी लीडर्स हैं। एंड द एंड ऑफ द डे
हमने किसी को टारगेट करना होता है तो हम कर देते हैं। ईस्ट पाकिस्तान 71 आपने बात की है, ये किताब आई थी, ये सामने, ये हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है। इसके अंदर ये आपको बताऊं कि एक आदमी ने, अभी कर्नल Z.I. चीमा ने एक किताब लिखी है, आप उसको पढ़ें, द रियल फैक्ट्स के 71 था क्या। और इसको अब जो बात कर रहे हैं, अब पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में करते हैं और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वो क्यों हुआ ईस्ट पाकिस्तान, सबको पता है कि हिंदुस्तान का हाथ इसके अंदर बहुत ज्यादा था। हिंदुस्तान ने अपने मुक्ति बाहिनी भेजे, अपने एजेंट्स भेजे और सबवर्सिव एक्टिविटीज के साथ ये सारा कुछ हुआ। अब अगर आप उसका इंटरव्यू देख लेना इंदिरा गांधी का और जनरल मानेक शॉ का, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ इट। सो यहाँ अगर हम इसकी एक रंग देने की कोशिश करते हैं, दैट इज नॉट इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। हम अपने आप को, वेदर इट इज इमरान, वेदर एनीबॉडी एल्स, हम आप को खराब करेंगे। इसको आप बिल्कुल एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, बट अदरवाइज कि जी पाकिस्तान को ये हो जाएगा, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा। सही। अच्छा सर, नैब तरमीम केस में आज सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्टर कमांडर ISI ने पेश होना है, पेश होंगे? होना चाहिए। जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी पेश हो रहे हैं, इनको भी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताएं। लेकिन इंटेलिजेंस का क्या काम है कोर्ट्स में अंदर आने का, ये पहले मुझे बताएं ना। इंटेलिजेंस क्यों? हाँ, इंटीरियर मिनिस्टर, यस, वो एक पब्लिक डोमेन है। इंटेलिजेंस जो फोर्सेस होती हैं और सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, आप उनको कोर्ट्स में ला के इस तरह ग्रिल नहीं करते। कहीं हुआ है? मुझे बता दें किस मुल्क में कि जाके आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को और उनसे आप ओपन क्वेश्चनिंग करें। इस तरह नहीं होता है। अगर आपने कोई बात करनी है, इन कैमरा करें एंड देन गेट ऑन विद इट। क्योंकि जहां आपने अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्सपोज कर दिया, एक, दुश्मन उसका फायदा उठाता है, आपके मोडिस ऑपरेंडी को देखता है। दूसरा, अवाम के अंदर आप एक गलत तासुर देते हैं कि हमारी एजेंसीज जो है हमारे ये गलत काम कर रही है। सो आई डोंट थिंक द इंटेलिजेंस एजेंसी शुड बी गोइंग इन देयर। मिनिस्ट्री या जो पॉलिटिकल डोमेन है उसको बिल्कुल बुला लेके आओ, उनसे क्वेश्चंस कर लो आप। ठीक है। अच्छा, 6 साल बाद नवाज शरीफ फाइनली पार्टी के सदर एक बार फिर से मुंतखब हो गए, क्या फर्क देख रहे हैं नून लीग में? देखें, मुस्लिम लीग नून को एक बूस्ट तो चाहिए, था पर है। आपने देख लिया कि जलसे जब ये आए, जलसे अच्छे नहीं हुए, बिल्कुल उससे डिसअपॉइंटेड हो। बिकॉज याद रखें, जो नून है वो उसका एक गढ़ था पंजाब के अंदर, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर, और PTI ने उसमें डेंट डाला। अब ये क्यों डाला? क्या इनकी पार्टी की तरफ से लापरवाही थी, या इनका इंथुजियाज्म नहीं था, या आप कह लो कि वो जोश नहीं था बिकॉज नवाज शरीफ वाज नॉट हियर, तो आ गए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ एक बहुत बड़ी शख्सियत इन द सेंस कि 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, उनको एक स्टेट्समैन का रोल इख्तियार कर देना चाहिए। बिकॉज जरूरी नहीं है कि सदर आएंगे तो वो कुछ और हो जाएगा। उनका एक इशारा किसी तरीके से, वेदर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द पंजाब गवर्नमेंट, एक इशारे की जरूरत है। सो बेसिकली आई डोंट नो, बट आई थिंक द पार्टी नोज बेस्ट, probably because politically they wanted a boost. So I think उस boost के तहत अगर वो आए तो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। तो नून लीग वैसे अदलिया का बहुत टारगेट कर रही है। कल भी शहबाज शरीफ की जो स्पीच थी यही था कि काली भेड़ें हैं कुछ जो सिस्टम में इस वक्त भी मौजूद हैं, वो रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। वो ये मुशावरत कर रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ फराहम किया जाए। कौन है ये काली भेड़ें? किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। ये जो मीडिया में कह देते हैं रिलीफ नहीं होता है। लीगल लकूनास के तहत आपको एक जजमेंट आपके फेवर में भी आती है, आपके खिलाफ भी आती है। तो अगर हमने जजेस को कहना है या जजरी को इस तरह की बात करनी है कि काली भेड़ें, तो हम अपने आप पे कहते हैं ना, आ बैल मुझे गाड़ी मार, ये ना करें। इंस्टीट्यूशंस को हमने खराब नहीं करना। यस, फॉल्ट लाइंस हर जगह है, इनको हमने रेक्टिफाई करना है, बेहतर करना है। वो 6 जजेस आए ना, बोले कि ये हुआ फलाना हुआ, जो बात करनी है अंदर जाके बैठ के करो, खत्म कर दो आगे। अब इसका बात का बकड़ बना, और वो कहते हैं ना, स्टॉर्म इन अ टी कप, इट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट। हमने स्टेट जो पाकिस्तान है, हमने इसको देखना है। ये गवर्नमेंट्स आती जाती हैं, वी डोंट केयर, आए आपके लिए, हमारे लिए खिदमत करें, काम करें और चले जाए। और फिर ये अवाम पे डिपेंड करता है कौन किसको लाती है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस को हमने रिस्पेक्ट देनी है, वेदर इट आर्मी
whether it is the judiciary or even the executive. और सर ये कहीं ना कहीं जाके इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन करता है शायद, क्योंकि हम जब देखते हैं, ये किसी एक जमात की बात नहीं करी, ओवरऑल हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका यही होता है कि अगर उनके हक में फैसला आ जाता है तो जुडिशरी को ठीक बोलेंगे, और अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो जुडिशरी को गलत बोलते हैं, एकदम से टारगेट कर लेते हैं, और ये हमेशा से चलता आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जहां इन मकासद पूरे हो जाते हैं जुडिशरी बहुत जबरदस्त, जब फैसला आ जाता है और नहीं जी देखो ये तो इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश हो, और एंड में बैठना सारों ने 4 नंबर गेट के आगे कि जी हमें अंदर लेके आओ, और एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। मैंने देखा सारा यार, सब देखा हुआ ये कि जिस तरह ये बात है और ये एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। यार यूनिटी का टाइम दिखा, कायदे आज़म आपको 3 लफ्ज दिए, खुदा के लिए इस पे चल जाओ, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इस पे चल जाओ, पाकिस्तान बहुत चलेगा। हमारे पास हर पोटेंशियल है, हम कर सकते हैं, सिर्फ आपस की अनाक के अंदर हम फंसे हुए, इससे निकल आओ, पाकिस्तान इज एज गुड। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब ने कल ये कहा है कि उन्होंने कुछ जनरल जहीर का कोई जिक्र किया, उन्होंने यही कहा कि थर्ड फोर्स तहरीक इंसाफ को इंट्रोड्यूस कराने वाले, लेकर आने वाले वही हैं। अब 2018 तक क्यों रुके हैं नवाज शरीफ? वो 2024 में खुद उन्होंने क्या किया, वो क्यों नहीं उनको दिख रहा? देखिए ये एक अनफॉर्चुनेट चीज है, याद रखना ये जितने भी हैं ये सब फौज की पैदावार है, सब फौज की पैदावार, भुट्टो साहब से लेके भी, नवाज शरीफ से लेके भी, इमरान खान से लेके भी, ये सब की पैदावार है। सो नॉट गेट इनटू दैट लाइन ऑफ फायर, क्योंकि वो कहते हैं ना हमें वो ग्लास हाफ पे बैठ के पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, जो हो गया है वो हो गया। मियां साहब खुद कहते हैं कि आगे चलो, तो मैं यही कहूंगा आगे चलो, पुरानी रंजिशें तो बहुत है ना, वो मेहदी हसन को सुन लो आप, लेकिन द क्वेश्चन इज कि दिल ना दुखाए आप, दिल सारों के दुखे हुए, अपने दिलों को जोड़ना है, बस यही है आपका रास्ता। आगे कंप्लेंट कितनी कर लोगे, क्या होगा कि मेरे साथ या इमरान निकले, मेरे साथ ये हो गया, और भाई जो हो गया, आगे चलो। लेकिन मीर साहब प्रॉब्लम ये ना कि ये फर्स्ट स्टेप को ले नहीं रहा आगे बढ़ने वाला, जो आप बात कर रहे हैं ना। अगर यही मेरा भी यही पॉइंट है ना कि अगर 2018 से बढ़ के आप 2024 में आज आप ये कहें कि इस बार हमें मैंडेट नहीं मिला, पिछली बार हमारा चोरी हुआ था, और वही सूरत हाल अभी हमारे साथ हुई कि हमें नहीं मिला, अभी तहरीक इंसाफ अगर जीत रही थी तो उनको दी जाए गवर्नमेंट, एक किसी जमात को गिव अप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके। देखिए जब आप मैंडेट की बात करती हैं, मैंडेट नहीं है, इनका मैंडक है। ये मैंडक कभी चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, ये इसलिए और फिर ये बंदर बांट हो जाती है, वेल सेड, और इसी के अंदर हम सारे मार खा जाते हैं। नुकसान अवाम का है, इनका नहीं है, इनका सिर्फ पार्टी के मेरी सीटें कितनी है, मेरी सीटें कितनी है, दैट्स व्हाट इट इज, देयर इज नथिंग एल्स। हमने अवाम का सोचना है भाई, लोगों का सोचो। जब आप इनका सोचोगे, फिर अगर आपकी एक सीट भी है ना, आपकी अकेली आवाज खुदा की अवाम के लिए उठेगी, अवाम खुश होगी कि यार हमारा कोई तो नुमाइंदा है। यहाँ क्या है, मेरे साथ ज्यादती हो गई है, उसके साथ ज्यादती हो गई है, उसने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया, ये तो हम पार्लियामेंट में कर रहे हैं। यार मूव अहेड, आगे चलो, आगे चलोगे तो मैं समझता हूँ कि हम कुछ ना कुछ सैल्वेज, एंड अदरवाइज फिर यही कहानी डेली चलती रहेगी। और सर इसमें एक और मजे की बात ये भी है कि नून लीग की जानिब से ना अवाम के दरमियान जब ये आप कोई स्पीच इनकी सुनते हैं तो ये शायद ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि हम मफाहमत की सियासत करेंगे, मज़ाहमत की नहीं करेंगे, मकबूलियत की नहीं कबूलियत की सियासत करेंगे, लेकिन जब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की जाए तो मुझे ये कभी होता हुआ दिखाई नहीं दिया नून लीग की जानिब से ही सही। ये हर की तरफ से एक पॉलिटिकल गेम है, हर की तरफ से पॉलिटिकल गेम है कि मैं विक्टिम ही हूँ। बिल्कुल, ये विक्टिम भी होते हैं, विक्टर भी होते हैं, ये गेम होती है। याद रखो कि ये कोलिशन एक हुई थी जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की, मैं तो नवाज शरीफ के साथ वापस आया था, एंड ही वाज गोइंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट एंड ही सेड कि मैंने फैसला कर लिया, जहाज में मुझे बताया कि मैं जा रहा हूँ। तो बाद में जो बातें हुई, कई चीजें मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप साथ नहीं चल सके, आज कैसे चलेंगे? कल आप हरीफ है का भलीफ है, ये जो चीजें हैं ये चलती रहती हैं, बट हमने इन चीजों का बाला तरह आपने देखा। अब मौलाना फजल रहमान को देखें, इनके साथ थे, अब पॉलिटिकली डिफरेंट हो गए, दुश्मन तो नहीं हुए लेकिन डिफरेंट हो गए। सो द क्वेश्चन इज, हर एक को हमने रिस्पेक्ट देना है। ये तो नहीं कि आपके बेंचेस में जो बात करेगा कोई भी लीडर, नहीं जी बड़ा जबरदस्त है, भाई जो गलत कर रहे हैं उसको बताओ, क्योंकि अवाम का, और आप हैं अवामी नुमाइंदे।
अगर आप अपने लीडर को करेक्ट करें, किसी पार्टी का भी हो, तो मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी किसकी होगी, पार्टी की और आवाम की फलाह बहबूद में इजाफा होगा। अच्छा सर, हमें ना गवर्नमेंट प्रोएक्टिव दिखाई दे रही है, चाहे वो पंजाब असेंबली से कोई हत्या के इज्जत से मुतालिक बिल पास कराना हो, या फिर कैबिनेट की तरफ से ये एक्सेप्ट करना कि हम मजीद केसेस बनाएंगे, या फिर कोई ऑर्डिनेंसेस का पास होना, रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तैनाती हो, या फिर रिमांड को बढ़ा देना 14 दिन से लेकर 40 दिन का कर देना। इस सब को ओवरऑल आप कैसे देते हैं? ये है तड़ियां, पॉलिटिकल तड़ियां। आप पे एक्शन लेना है, वो गलत काम कर रहा है, जरूर ले, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई आउट ऑफ लाइन जाता है, आप उसको पकड़े, बट आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरह की बात करते हैं ना, तो फिर आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चंस ऐसे करेंगी कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, क्यों? क्योंकि पाला दे दिया उन्होंने। तो इसको बंद कर दो, आप कानून ले आओ, जो भी आप ला रहे हो, और उस कानून को डिबेट करो ऑपोजिशन के साथ करके, जो है उसको लेके आ जाओ। लेकिन अनाउंस करना हम ये पकड़ लेंगे, वो पकड़ लेंगे, ये आपके खिलाफ जाता है, और ये खिलाफ हर शोबे में जाता है कि ये विंडिक्टिवनेस हो रही है, पॉलिटिकल वेंडेटास हो रहे हैं, और इसके अंदर आपको बात करने की जरूरत ही नहीं है। भाई यू आर द लॉ, गेट ऑन विद इट, खत्म होगी बात। अच्छा सर, वैसे पाकिस्तान, मैं अपने नॉलेज के लिए सवाल पूछ रही हूँ कि क्या पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम इतना कमज़ोर है कि कोई भी पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, कोई भी हो, उनके जब सदारती इंतखाबात इस तरह होते हैं, पार्टी के अपने कोई इलेक्शन होते हैं, तो कोई भी कागजात नामजदगी जमा ही शायद नहीं करवाता, क्योंकि बस डिफाइंड है, नवाज शरीफ होंगे या फिर बिलावल भुट्टो हो गए, या आसिफ अली जरदारी हो गए, इमरान खान हो गए, ये सदर हैं। कल भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। ये आपने जो सवाल किया, इसमें आती है और इसमें रोना भी आता है। हंसी इसलिए आती है, ये लीडर्स के आगे बोलते नहीं है, रोना है कि ये अगर बोलेंगे तो ये बाहर हो जाएंगे। सो द क्वेश्चन है कि कौन अपोज करेगा। मारूसी सियासत है इधर, लेकिन अगर कोई कॉम्पिटेंट है बंदा फैमिली के अंदर से, व्हाई नॉट? अगर आप समझते हैं कि भाई कोई अच्छा है, वेदर इट इज ए, बी और सी, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रेसिडेंट बुश नहीं थे, उसकी फैमिली जूनियर बुश को देख लो, कैनेडी थे, आप उनको भी आप देख लो। सो द क्वेश्चन इज कि हमारे रॉयल्टी नहीं है इधर, क्योंकि रॉयल्टी के अंदर जो आता है वो डिसेंडेंट ही आता है। हमारे यहाँ डिसेंडेंसी नहीं है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है। और इस आपने जो सवाल किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर यार किसी को खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़े होते। क्यों खड़ा होंगे? ये पार्टी से बाहर हो जाएंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। सो उस लिहाज से यस, एक टेक्निकलिटी है इसके अंदर जिसको एड्रेस करना चाहिए, और पार्टी इंटर पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए, और आप नहीं करनी चाहिए कि उस पार्टी में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। यू वरी अबाउट योर ओन, लेट द अदर्स वरी अबाउट देयर ओन। दिस अच्छा सर, मुज़ाकरात भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, दीगर ऐसे रहनुमाई जिनकी जानिब से ये ऑफर की जाती है कि मुज़ाकरात किए जाएं तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कल एक बार फिर से आरिफ अलवी ने ये कहा कि हम उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करेंगे जिनके पास कोई अथॉरिटी है। फॉर्म 47 वाले तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, ये पॉलिटिकल्स हैं, ये पॉलिटिकोस हैं। मैं यही पूछना चाह भी रही थी, जस्ट स्किप्ड माय माइंड, कि क्या ये मुज़ाकरात की जो ऑफर्स हैं ये सीरियस भी हैं या नहीं? नहीं जी, ये सीरियस अगर होते तो फिर आपने फौज से क्यों बात करनी है भाई? क्यों? आप एक कहते हैं जमहूरियत से आपने बात करनी है भाई, स्पीक टू द जमहूरी पीपल, वेदर यू लाइक देम और नॉट। ये आपके दुश्मन नहीं है, आप इनसे बैठ के बात करो। आप पॉलिटिकल्स हो खुदा के लिए। अगर आपने ये जाना है फौज की तरफ, तो फिर बाद में फौज को ब्लेम मत करो कि जी वो इंटरवीन करती है, because you are encouraging to go to the army. Why are you going to the army? जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, is he an elected member of the political side? No, he is the commander in chief of our forces. उनका एक बहुत बड़ा एक काम है अपने इदारे के अंदर, let him be. आप उनको क्यों मुलव्वस करते हैं? साथ साथ कहते हैं कि हमने जमहूरियत लेके आनी है, साथ साथ आप फौज को भी गंदा करते हैं, उनको भी हर किस्म की तोहमत लगाते हैं, फिर कहते हैं हमने आपसे बात करनी है। बात की जो मर्जी हो जाए, बात आपकी हमेशा सियासतदानों के साथ सियासतदान ही करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई रिलीफ, किसी पार्टी को भी अगर रिलीफ मिलेगा थ्रू द आर्मी, आई एम सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आइदर यू और आइदर यू हैव डिक्टेटरशिप। सो डेमोक्रेसी के रास्ते से राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल और ये जो दूसरे भी बात कर रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, करो, व्हाई नॉट, एग्री टू डिसएग्री, सो व्हाट, लेकिन अपने डोमेन में तो कर रहे हो ना। लेकिन सर मुस्तकबिल करीब में आपको ऐसे वैसे कहीं नजर आता है कि कोई मुज़ाकरात होने की पॉसिबिलिटी हो शायद?
ये हो सकता है प्रोवाइजो जनरल आसिम एक डंडा दे दे, ये होगा। हम डंडे से सुनने वाले, सीखने वाले। कभी वो ये नून कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, सारी कह रही, बात करो, वेरी गुड, ये कह रहे फौज से करनी है। तो एक मैं समझता हूँ कि जनरल साहब को ओपनली कह देना कि देखो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज अगर आपके कोई मसले हैं आप उनके साथ जाके बात करें, लीव अस आउट, लीव अस टोटली आउट ऑफ इट। ये हो जाएगा, एक दफा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर एक आप कह दो कि एक क्वाइटनिंग कॉल हो जाएगी, और इस क्वाइटनिंग कॉल से इनका रूट जो है फ्रॉम GHQ विल कम इनटू द पॉलिटिकल अरीना। दैट इज द वे फॉरवर्ड। और इस बात के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। नुकसान किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा मेरी नजर में PTI को हो रहा है। आप पूछेंगे क्यों? कल अगर ये गवर्नमेंट में आएंगे, इनके हाथ में कख नहीं आएगा। क्यों? ये गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करेगी, आप भी आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। सो प्लीज इसको भी चलने दो, आगे चलने दो। इनके जो स्टेट्स हैं तकड़े हो जाएंगे, कल आपको वोट मिलेगा, आप जाके तकड़े और हुकूमत आप करो, आपके हाथ में कुछ तो होगा ना। चलें, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, हाल है पाकिस्तान की सियासत की कभी कुछ और कभी कुछ हमें दिखाई देता है। ये तो ऐसे मामला चलते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे इस्लामाबाद में वाक़ होने वाले एक अफसोसनाक हादसा जो हमारे सामने आया। गुज़श्ता दिनों हमारे सामने ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, इसकी खबर हमारे सामने आई। एक बच्चे के पहले लापता होने की, फिर उसकी लाश मिली खाई से। पुलिस को इतना टाइम क्यों लगा, ये भी एक सवाल है। और वैसे अगर इसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ तो इस्लामाबाद का जो ट्रेल्स हैं वहाँ पर लापता होने के बाद 15 साल मोहम्मद ताहा की लाश अब मिल चुकी है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। सो रेस्क्यू टीम बच्चे की लाश को 14 घंटों के ऑपरेशन के बाद बैग में डालकर नीचे लाई। और साथ ही अगर दूसरी जानिब हम लोग दूसरे टॉपिक्स भी हैं जिन पे बात करेंगे। सो टाइम क्यों लगा इतना पुलिस को, ये जानते हैं ज़मान मुगल हमारे रिपोर्टर इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। ज़मान साहब, इतना वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हमारा एक मिजाज बन गया है कि जब भी पुलिस को कोई रिपोर्ट लॉन्च की जाती है और रिपोर्ट को लॉन्च किए जाने के बाद पुलिस अमूमी तौर पे उसको स्लो लेके चलती है, कर लेते हैं, देख लेते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस तरह का ये वाक़या था और एक 15 साल बच्चा है, उसकी सिचुएशन क्या थी, फौरी तौर पे उसके ऊपर रिस्पांस किया जाना था। लेकिन पुलिस को एक रिपोर्ट दे दी गई, उसके बाद पुलिस ने ये किया कि FIR तो दर्ज कर दी, और FIR के अंदराज के बाद पुलिस जो है वो उसके ऊपर स्लोली जो है प्रोसीड करने लगी। हाँ, इवन देन इन्वायरमेंट का जो अमला है, फॉरेस्ट गार्ड हैं, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने अपनी जो है वो ड्यूटी जारी रखी थी। और पूरी रात जो है वो लोग जो है वो घूमते रहे, सर्चिंग करते रहे। और अल सुबह उन्होंने ही पुलिस को इत्तला दी थी कि एक गहरी खाई में एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है, और बज़ाहिर ये वही डेड बॉडी लगती है, चूँकि बच्चे के जो कपड़े बताए गए थे, जो उसका हुलिया बताया गया था, ये वही डेड बॉडी लगती है। तो उनकी उस इत्तला के बाद पुलिस जो है एक्टिव हुई और पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है। और मौके पर पहुँचकर जब ये देखती है कि ये तो गहरी खाई में है, उसके बाद फिर दीगर इदारों की मदद तलब करती है कि यहाँ से निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और ये भी एक मैं समझता हूँ बदकिस्मती है कि कई घंटे गुजर गए तो यही सलाह मशवरा होता रहा कि अब इस डेड बॉडी को निकालने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। चूँकि ये दुश्वार गुजार रास्ता है, तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ट्रेल की तरफ से चूँकि मुश्किल है, तो हम लोहे दंदी वाला रास्ता जो है उसको इख्तियार करते हैं और वहाँ से आकर डेड बॉडी को निकालते हैं। सुबह 7 बजे की निशानदेही होने के बाद कहीं शाम को जाके तो इदारे जो हैं वो इस काबिल हुए कि उन्होंने उस डेड बॉडी को निकाला है। हालांकि अगर इदारे निकालना चाहते तो उस पर फौरी तौर पे भी कार्रवाई की जा सकती थी, और वही सर्विसेज जो शाम 7 बजे अप्लाई की गई है उनको दिन को अप्लाई करके बॉडी को जल्द निकाला जा सकता था। ज़मान साहब, बताया क्या जा रहा है कि वाक़या हुआ कैसे, खाई में गिरा कैसे है ताहा अपने 5 साथियों के साथ गया था ट्रेल के ऊपर। और जब वो ट्रेल के ऊपर गया है, जो बच्चों के बयान सामने आए हैं उनके मुताबिक ये है कि एक रास्ते पे जाके मिड में जाके तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमने इस रास्ते से जाना है, और ताहा ने कहा कि मैं इस रास्ते से एडवेंचर करना चाहता हूँ अकेले। तो वो एक अलग रास्ते पे चल पड़ा है, वो अलग रास्ते पे चल पड़ा है। बच्चों का ये कहना है कि कोई 500 मीटर तक तो हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी कि वो दूसरी साइड पे जो है ना वो जा रहा है, एक टॉप के ऊपर
चोटी से हमने देखा भी है, लेकिन उसके बाद वो नज़र आना हमें बंद हो गया। और जब हमने वापसी का सफ़र शुरू किया तो हमारा उसके साथ कोई राब्ता नहीं था। हमने उसको कोशिश की तलाश करने की, लेकिन हमें कोई इल्म नहीं हुआ कि वो किस तरफ चला गया है। और फिर हमारे दिन में अचानक ये ख्याल आया कि हो सकता है कि वो चूँकि उस ज़रा हेल्दी भी था तो उसने चढ़ने से गुरेज किया और वापस घर की तरफ चला गया हो। तो हम जब वापस गए तो उसकी वालदा को कहा कि ता घर पहुँचे है या नहीं पहुँचा, तो उस पर वालदा ने कहा कि वो घर नहीं पहुँचा। तो घर वालों में तशवीश की लहर दौड़ी और उसकी वालदा फौरी तौर पर जो है वो ट्रेल की तरफ आई और यहाँ आके 15 को भी बताया। और 15 को बताने के बाद बाकायदा FIR भी लॉन्च करवाई, जिसके बाद पुलिस जो है हरकत में भी आई। लेकिन बदकिस्मती है कि उसके बाद फिर बच्चा जो है वो जिंदा सलामत नहीं मिला, बल्कि बच्चे की जो है वो डेड बॉडी अगले दिन जाके सुबह उसकी निशानदेही होती है कि वो एक खाई में पड़ी हुई है। अच्छा, मार्गला हिल्स में अभी स्पेशल फोर्स पे इंट्रोड्यूस कराना, मार्गला स्पेशल हिल्स फोर्स है, वो कहाँ पे थी? मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हादसा कैसे पेश आ सकता है। ये गुज़श्ता दिनों फोर्स एक्टिव क्यों नहीं है? गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर अफसरान जो हैं फैसल मस्जिद के साथ उन्होंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें ये बुलंदोबांग दावे किए गए थे कि हम जो है वो जितनी ट्रेल्स हैं इनकी हिफाजत करेंगे, इसके लिए ख़वातीन की फ़ोर्स होगी, जवानों की फ़ोर्स होगी, इवन मोटरसाइकिल जो है उसके ऊपर जो है वो गश्त करेंगे, घोड़े बरदार घोड़े होंगे। कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया कि वहाँ पे तो एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा जब आप मोटरसाइकिलें लेके वहाँ पे घूमेंगे, गर्द उड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए जो है ये ज़रूरी है और ये फोर्स जो हम तैयार कर रहे हैं। तो इससे पहले भी इस तरह की फोर्सेस जो है वो अनाउंस भी की गई और उन्होंने वहाँ पे कुछ टाइम मूवमेंट की। लेकिन ये हमारी जितने ऐलानात होते हैं ये अमली तौर पर कहीं नज़र नहीं आते। ये एक इवेंट होता है, उस पर सारी चीज़ें दिखा भी दी जाती हैं, मीडिया पे कवरेज भी आ जाती है, हाइप भी क्रिएट हो जाती है, लेकिन अमली तौर पर जब हम देखते हैं, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं कि अनाउंसमेंट होनी और उसके बाद जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगती हैं वो भी सुस्त रवि का शिकार हो जाती हैं। तो इस मामले में भी हमने देखा कि ऐलानात हो गए, इवन वज़ीर दाखिला खुद आए, IG आए, बाकी अफसरान आए, वहाँ पे जनाब मोटरसाइकिलें भी दिखा दी गई, उनको ब्रीफिंग भी दे दी गई और जवानों की जिनकी ड्यूटियाँ लगी हैं उनको भी प्रेजेंट कर दिया गया था। लड़कियाँ जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी ला दिया गया सामने। लेकिन जब ये वाक़या होता है, और ये तहा वाला वाक़या नहीं है, कोई भी ऐसा वाक़या जब होता है तो उस वक्त पता चलता है कि उस वक्त जवान वहाँ पर नहीं थे और दूर दूर तक उनका कोई नामो निशान नहीं था। ये जो 2 महीने पहले गोल्डा थाने के हदूद से टेक्सला की तरफ जो फारर गए थे, हाँ जी, अब हम देखते हैं कि उस वक्त भी मतलब कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं थी, वो वाकया उधर भी हो गया। और ये कैपिटल की बात करें, और ये कैपिटल है, और ये जितनी फोर्स बनाई थी वो सिर्फ ऐलानात की हद तक तो वो थी, लेकिन वो है घोड़ा भरदार, लेकिन मेरे ख्याल में घोड़े बेच के खुद सो रहे हैं। मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, इस पे मेरी राय वैसे महफूज है, लेकिन ये अमली तौर पे वो नज़र नहीं आए। और अगर वो एक्टिव होते तो शायद ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन चाहिए तो ये फौरी तौर पे एटलीस्ट अगर वो गिर गया ना तो निकाल लिया जाता, रेस्क्यू किया जाता उसको, शायद बिल्कुल चाहिए तो ये था कि वज़ीर दाखिला ने जिस तरह ये इनिशिएटिव लिया था, IG इस्लामाबाद उसको जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाते और ये पाबंद बनाते उनको कि जिन लोगों की वहाँ पे ड्यूटियाँ हैं वो प्रॉपर उनकी सर्विलेंस हो, वो उधर आए जाएं, ताकि पब्लिक को भी ये एहसास हो कि यहाँ पे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है और ये बाकायदा मूव कर रहे हैं, इनकी पेट्रोलिंग है। लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें नज़र नहीं आती है, और जब प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती हैं तो फिर इस तरह के हादसा भी होते हैं। इवन इससे पहले भी 1-2 ऐसे जो है वो दिलसोज वाकयात हुए, यानी ट्रेल्स के ऊपर हुए, जिसके बाद इस तरह के इनिशिएटिव लिए गए। अभी मैंने कल परसों ही इंटरनेट पे वीडियो देखी लेपर्ड के बाहर आने की। अब अगर कोई एक आम आदमी जाता है, उसको थोड़ी पता है उसे कैसे टैकल करना है, अगर खुदा न खास्ता सामना हो सकता है, वो भी जानी नुकसान हो सकता है। इस पे हमने एक प्रपोजल फ्लोट की थी, लेकिन क्योंकि आला अफसरान जो है उनके अपने एक ख्यालात होते हैं, अपनी मर्जी होती है, हमने ये प्रपोजल फ्लोट की थी कि इस्लामाबाद में कितनी सारी ट्रेल्स हैं, हाँ जी, 2-3 ट्रेल्स हैं टोटल, तो हम उनके ऊपर फेंस भी लगा सकते हैं। उसकी एक फिजिबिलिटी बनाई जाए कि इनकी दोनों साइड के ऊपर अगर फेंस लगाई जाए तो ना तो कोई जानवर जो है वो अंदर आ सके, किसी शहरी को जो ट्रेल के ऊपर सफर कर रहा है उसको नुकसान पहुंचाए, और ना ही अल्लाह ना करे कोई बच्चा है या टीनेजर है, इस तरह का कोई जवान है तो वो रास्ता भी भूलने के इम्कानात कम हो जाते हैं। और अगर वो भूलता भी है तो वहां से उसके पास निकलने का कोई चांस नहीं होगा, और फिर वो चारों ना चार जो है पुलिस को इन्फॉर्म करेगा, 15 पे कॉल करेगा ताकि उसको कोई रेस्क्यू करे आके। और अच्छी और एक और अफसोसनाक बात तो ये कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस या इवन आप कॉल भी नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट तो दूर की बात है, सिम के भी सिग्नल नहीं होते वहाँ पे, ये सब भी एक्टिव होना चाहिए। और इस्लामाबाद में अगर ये इन्वायरमेंट है और ऐसी चीज़ें हैं तो हुकूमत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और वहाँ पे बाकायदा जो है वो टावर लगने चाहिए और सिम जो है उसके सिग्नल हों,
मोबाइल कंपनियों को इस हवाले से इनिशिएटिव लेना चाहिए और साथ साथ टावर जो लगना नेट चाहिए, है, बिल्कुल। नेट की सर्विस होगी तो इसमें लोगों की सहूलत होगी। जब हम किसी को सिक्योर करना चाहते हैं तो सिक्योर करने के लिए हम बुनियादी चीज़ें और बुनियादी तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो महज ऐलानात मसाइल और होंगे, सिर्फ मसाइल जो होंगे। प्रेजेंटेशन है उससे चीज़ों को सिक्योर करना तो जमान साहब, इंतहाई मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एक और मसला भी है कि हैकर्स की तरफ से जो है ना इस्लामाबाद सेफ सिटी सिस्टम को हैकर की हसास इंफॉर्मेशन लेने की खबर भी कल हमारे सामने आई, वो क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, ये 4 दिन पहले जो है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा और उसकी वजह से बहुत सारे ऑनलाइन काम जो हैं वो रुक गए हैं। जिसके बाद जब उसको इंटरोगेट किया गया तो पता चला कि हैकर्स जो हैं उनकी तरफ से इनके जो सिस्टम है उसमें घुस के कुछ जो है ना वो साइबर हमला किया गया है और जो इनका हसास डाटा है और संगीन नोयत का डाटा है उसको चोरी करने की कोशिश की गई है। तो आज सुबह जब मेरी बात हुई इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान से तो उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया। उनका ये कहना था कि हमारे पास चूँकि पुराना सिस्टम था और उसमें बेशुमार जो है वो लॉगिन बने थे, उसमें इस्लामाबाद की पुलिस की भर्तियों का लॉगिन बना हुआ था, FIRs का लॉगिन बना हुआ था, पोस्टिंग ट्रांसफ़र का लॉगिन बना हुआ था। तो ये चूँकि बेशुमार लॉगिन बने हुए थे और अब रिक्वायरमेंट ये थी कि इन चीज़ों को जो है ना वो बेहतर किया जाए और जदीद किया जाए। तो हमने इस हवाले से मज़ीद जो है वो सॉफ्टवेयर ख़रीदे और उनको जब इंस्टॉल किया तो पहले वाले सारे जो लॉगिन थे उनको बंद कर दिया गया और जब उनको बंद किया गया तो उस वक्त ये अलर्ट आना शुरू हो गए कि जी इसमें साइबर का हमला हो सकता है, इसमें कोई और घुस सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर जो है ना हाइप क्रिएट हुई थी। उनका ये दावा है कि कोई डाटा चोरी नहीं हुआ बल्कि ये अलर्ट आना शुरू हो गए थे और उसके बाद ये है कि अब पहले वाले सारे लॉगिन जो अब बंद कर दिए गए हैं और अब हमें ये कहा गया है कि जिसको लॉगिन चाहिए होगा वो बाकायदा अप्लाई करे, उसको हम लॉगिन देंगे। जैसे इस्लामाबाद पुलिस के तर्जमान हैं उनको ये चाहिए ये होता है इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान, वैसे आपने उनका जिक्र किया है, हम उनको प्रोग्राम में काफ़ी बार आने की दावत दे चुके हैं कि आए अपनी वजाहत दें, आपके थ्रू बल्कि बात की, आपसे बात करते हैं, हमारे टीवी पे क्यों नहीं आते? मैं उस पर अर्ज़ करूं कि ये भी एक मैं समझता हूं बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद पुलिस के जो साबका IG थे अच्छी शोहरत के हामिल थे, लेकिन उनके दौर में ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि कोई भी पुलिस अफसर जो है किसी TV चैनल पर नहीं जाएगा। इवन देन किसी रिपोर्टर ने शॉट लेना होता था उसको शॉट लेने की इजाज़त नहीं होती थी। वो कहते थे कि पुलिस का जो तर्जमान है वो जस्ट बता देगा। तो हमने 12 उनसे ये कहा था कि आप एक्सेस दें, आपके अफसर जाएंगे, जाके जब सूरत हाल की वजाहत करेंगे तो पब्लिक को अवेयरनेस होगी कि असल सूरत हाल क्या है। और नए IG आए हैं उनके सामने भी ये चीज़ हमने रखी है कि आप कम अज़ कम एक SP लेवल का या SSP लेवल का कोई एक अफसर जो है उसको आप एथराइज कर दें कि जिस भी रिपोर्टर ने कोई शॉट लेना हो, जिस रिपोर्टर ने कोई चीज़ पूछनी हो, ऑन कैमरा पूछना हो, इवन मोटरवे वाले हैं, मोटरवे वालों को हम इनवाइट करते हैं, वो आते हैं। इसी तरह अगर इस्लामाबाद ऑपरेशन पुलिस के लोग भी स्टूडियो आएंगे, यहाँ के अपना मौक़िफ़ देंगे तो पब्लिक को ज़्यादा अवेयरनेस देने की इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, ये गपशप थी कुछ जो अभी इस्लामाबाद में सिचुएशन है उससे मुतालिक। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबडी। अभी वाला हमारा जो सेगमेंट है वो इंतहाई इन्फॉर्मेटिव है, आप लोगों ने ज़रूर उसको गौर से सुनना है। बिजली के हवाले से ये कि पाकिस्तान में बिजली दीगर ममालिक के मुकाबले में अगर बात की जाए तो महंगी है। अब आपको एक बिल के ज़रिए ये मुवाजना करके दिखाते हैं कि ये जो दीगर ममालिक हैं, ख़ासतौर पर एशियाई ममालिक, पूरे खित्ते की अगर बात करें तो बिजली की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा हमें इस वक्त पाकिस्तान में 62 रुपये फ़ी यूनिट दिखाई देती है, जो कि अभी भी IMF के साथ हमारे वक्तन फ़वक्तन मुआहदे होते रहते हैं, बातचीत चलती रहती है। तो मुआहदे के बाद मज़ीद बढ़ जाएगी। अब ये बिल जो है वो ज़्यादा आने की वजूहात क्या हैं ये आपको अभी समझाते हैं। सबसे पहले आपकी जो बिजली की बुनियादी कीमत होती है, जो आपके खर्च शुदा यूनिट्स होते हैं उस पर लागू होती है, जो कि 62 रुपये। उसके बाद टैक्स की मद में कुछ पैसे वसूल किए जाते हैं जो कि आम तौर पर अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता, आपको या मुझे। अब पहला टैक्स है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, और उस पर भी GST टैक्स है, जो कि मतलब फिर आप ये समझे कि ये डबल टैक्स है। दूसरा टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट और तीसरा जो है वो सहमाही एडजस्टमेंट है। और अब अगर आपको मैं ये समझाऊं कि सहमाही एडजस्टमेंट क्या है, सो होता यूँ है बेसिकली कि हुकूमत की अपनी लापरवाही होती है, नेग्लिजेंस होती है, या फिर करप्शन कहीं अगर सामने आती है, ये तमाम तर जो वजूहात होती हैं इनकी वजह से या तो बिजली चोरी हो जाती है या फिर लाइन लॉसेज होते हैं।
अब उसकी वजह से जो भी नुकसान होता है वो गवर्नमेंट ने तो पूरा करना होता है, और फिर वो नुकसान हुकूमत आपकी और मेरी जेब से पूरा करती है, बेशक वो अगर करप्शन हो रही है या नेग्लिजेंस है गवर्नमेंट की अपनी। उसके बाद सहमाही एडजस्टमेंट की मद में चौथी चीज जो इस बिल में इजाफे का बाइस है वो है फ्यूल प्राइस एग्रीमेंट। अब फ्यूल प्राइस एग्रीमेंट को भी हम डिटेल में देखेंगे। कुछ मुआहदे होते हैं वो गवर्नमेंट ने किए होते हैं, अब वो हुकूमत के मुआहदे कामयाब हों या ना हों, ये इसकी जो होता है वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, वो भी टैक्स के जरिए ही वसूल किया जाता है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। और फ्यूल प्राइस एग्रीमेंट के नाम से, या फिर इसके अलावा एक और वजह ये भी होती है कि टीवी की फीस, इसके अलावा भी अगर आप अभी आपके घर में कोई बिल पड़ा है आप उसको गौर से देखें तो कुछ मजीद ये जो टैक्स मैंने जिनका जिक्र किया है इनको डबल किया जाता है, बल्कि ट्रिपल भी किया जाता है। सो एक रफ से एस्टिमेट कल हमने लगाया, अगर बिल किसी का 1500 रुपया बन रहा है उसकी जो यूनिट्स कंज्यूम हुई है उसके मुताबिक, लेकिन वो पे 3000 से भी ज्यादा कर रहा है इस वक्त। सो ये क्यों सूरत हाल ये पेश आती है हमारे मुल्क में? शाहिद अजमल हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे जाते हैं। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्यों होता है? मतलब अगर 1500 रुपया किसी का बिल बन रहा है तो वो 3000 से भी ऊपर का बिल अदा करता है, और मजे की बात ये कि टैक्स के ऊपर टैक्स, उसके ऊपर भी टैक्स। देखें, ये तो आपकी बात ठीक है कि टैक्स 8 किस्म के टैक्स जो हमें बिजली के बिल पर लगते हैं, जिसमें सेल्स टैक्स है, जिसमें इसके अलावा जो है जीएसटी लगता है, इसके अलावा बहुत से दूसरे टैक्स हैं उसको अगर आप गौर से पढ़ें तो बाज़ बिलों पे लिखा होता है दीगर टैक्स, और उसके अलावा लिखा होता है मज़ीद दीगर टैक्स। ये टैक्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ सरचार्जेस जो लगते हैं, जिस तरह पहले नीलम जेलम के नाम से एक लगता था, तो इस तरह दीगर सरचार्जेस लगते हैं। तो एक तो ये टैक्स है। दूसरा ये है कि जो देखें हमारा जो बेस टैरिफ है इस वक्त वो 29 रुपये है, यानी बिजली की असल कीमत जो है वो 29 रुपये यूनिट जो डिटरमाइन की जा चुकी है, और वही आपने डिटरमिन हो चुकी है, वही आपसे वसूल की जानी है। बाकी उसमें जो है वो टैक्सेस होते हैं, उसमें फिर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन जो हैं उनकी जो कैटेगरीज हैं उसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि जो 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनकी जो सब्सिडी है वो दे रहा होता है जो ज़्यादा वसूल करने यूज़ करने वाला है, जो 400 से ऊपर यूज़ करने वाला है, और जो सनती सार्फिन हैं वो क्रॉस सब्सिडी देते हैं इन लोगों को। इस तरह मैं आपको बताऊँ, मसलन 50 यूनिट तक जो इस्तेमाल करता है उसको तकरीबन 4 रुपये यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर वो 4 रुपये यूनिट जो उनसे चार्ज किया जा रहा है, अगर उसमें वो 6 महीने तक किसी भी महीने 50 यूनिट से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनकी वो सहूलत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह जो एक से लेके 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला है उसको तकरीबन 7.25 रुपये यूनिट उससे बिल लगा के, लेकिन उसके साथ उससे डबल उस पर टैक्सेस लगाकर उससे वसूल किया जाता है। यानी अगर 800 रुपये उसका बिल बना है 100 यूनिट वाले का, तो उसका बिल तकरीबन 1600-1700 रुपये बनेगा। बाकी उस पर टैक्सेस लगाए जाएंगे, जिसमें पीटीवी की फ़ीस भी इवन के जो है वो अभी तक सार्फिन से वसूल की जाती है, और डायरेक्ट ये वजारत इत्तलात को जाती है, और पीटीवी के जो अखराजात हैं उनको उसमें ऐड किया जाता है। किसी के घर में पीटीवी देखा जाता है या नहीं देखा जाता, लेकिन उसको उसके 35 रुपये माहाना जो हैं, इवन के मस्जिद के बिलों पर भी 35 रुपये पीटीवी के वसूल किए जाते हैं। तो ये कंडीशन है। जब आप 200 जो प्रोटेक्टेड सार्फिन है 100 तक, तो उससे 7.25 रुपये वसूल किए जाते हैं। लेकिन जब वो चला जाता है 100 से लेकर 200 तक, उसका रेट जो है वो 10 रुपये उससे वसूल किया जाता है। बाकी क्रॉस सब्सिडी जो उसके जो डिफरेंस आ रहा है 29 रुपये के दरमियान, इसमें क्रॉस सब्सिडी दे रहा है वो वाला जो सनती सारिफ है, जो कमर्शियल सारिफ है। इसी तरह अगर आप चले जाएं जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं उनका भी 1 से 100 तक शुरू होता है। 1 से 100 तक उनका 16 रुपये रेट है, और ये मैं घरेलू सार्फिन की बात कर रहा हूँ। और जो 700 से ऊपर वसूल करेगा, 700 या उससे ज़्यादा जो इस्तेमाल करेगा, फिर उसका 42 रुपये रेट हो जाता है। ये सारे जो हैं ये डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जो सिर्फ घरेलू सार्फिन हैं। जो इसके अलावा आप कमर्शियल में चले जाएँ, और जिस तरह आप अभी बता रही थी कि 62 रुपये यूनिट, और उसमें अगर टैक्सेस लगा के बाज़ जो सनती सार्फिन है 70 रुपये के करीब उनसे यूनिट चार्ज होता है। तो वो हमारी जो सनत है वो कई सालों से ये चीख रही है कि हम जो हैं जो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हमारे जो रीजन के दीगर ममालिक हैं उनके साथ, जहां 8-8 सेंट पर जो है उनको बिजली दी जा रही है, और हमारे सनती सार्फिन जो हैं वो इस वक्त जो हैं वो 15 रुपये या 14 रुपये कुछ पैसे जो है 14 कुछ सेंट पर जो है वो बिजली खरीद रहे हैं। सनत कह रही है हुकूमत से कि हमें 9 सेंट पर आप ले जाएं ताकि हम कम्पीट कर पाएँ। अब देखें इस बजट के अंदर गवर्नमेंट क्या फैसला करती है, और इन सनती सार्फिन के लिए आपने दीगर ममालिक का जिक्र
जिक्र किया, नाज़रीन के साथ शेयर करती चलूं कि अगर दीगर ममालिक की हम बात करें कि बिजली वहां पे फी यूनिट कितने रुपए में मिल रही है, पाकिस्तान में 62 से 70 के दरमियान का आपने खुद अभी रेट बताया है। इंडिया की अगर बात करें तो 7 रुपए, यानी कि पाकिस्तानी अगर आप बात करें तो वो 21 रुपए हो जाते हैं। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वो 4 अफगानी रुपए हैं, जो कि पाकिस्तान के अगर 15 रुपए आप कहें तो वो उसके बराबर आता है। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो वो 27 श्रीलंकन रुपए, यानी कि 27 पाकिस्तानी रुपए के वो बराबर आता है। और बांग्लादेश की बात करें तो वो 9 बांग्लादेशी टका है, जो कि पाकिस्तान का 20 रुपए बनता है। तो तमाम तर ये जो ममालिक हैं ये पाकिस्तान से इनकी कम है, मतलब वहां पे सस्ते दामों में गवर्नमेंट को मिल रही है। और एक और तहकीकी रिपोर्ट भी आपके साथ अगर शेयर करूं, फरवरी 2024 में जो है वो 7,000 पैदा हुई थी बिजली, उसके जो वो है, और उसके बाद जाके हम लोग की अगर कंजम्पशन की बात करें तो वो उसमें बहुत ज़्यादा तजाद हमें नजर आता है। शायद ऐसा क्यों है? देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर जो बिजली पैदा करने की जो सलाहियत है वो हम इस वक्त 35,000 मेगावाट पर पहुंच चुके हैं। और इस वक्त ये जो पीक इस वक्त चल रहा है और ये पीक जाके अगस्त सितंबर तक जो है 15 सितंबर तक ये पीक रहेगा। तो इसमें इस वक्त जो पाकिस्तान की जो डिमांड इस वक्त चल रही है, अभी कल की जो डिमांड थी वो तकरीबन इस वक्त जो है हम 22,000 मेगावाट पर हम चल रहे हैं। तो ये हमारी मैक्सिमम 30,000 तक जाती है। एक तो हमने एक्स्ट्रा इंस्टॉल जो ग्रिड की हैं, जिनको हम IPPs कहते हैं, उनके पैसे भी कंज्यूमर को पे करना पड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो चुका है कि हम आपके ग्रिड चलें या ना चलें, हमने आपको एक ख़ास अमाउंट जो तयशुदा है मुआहदे के अंदर लिखी है वो हमने आपको पे करनी है। वो उसका लोड भी कंज्यूमर पर आता है। दूसरा, जो आपने फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की, अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात की है, उसमें ये होता है कि फ्यूल का जो डिफरेंस आता है, अगर बिजली का रेट सपोज जो है वो 29 रुपये है, और जब बिजली पैदा की गई मुख्तलिफ फ्यूल्स, उसमें कोयले से पैदा की जाती है, फर्नेस ऑयल यूज़ हो, अगर उसमें LNG यूज़ हो, उसमें पानी से जो ये फ्यूल जो ये 3 चीज़ें जो हैं, उसमें फर्नेस ऑयल, कोयला और ये जो हमारा है LNG, उससे जो उसका जो फ़र्क आता है कि उससे अगर बिजली महंगी, वो महंगा मिला है, उससे जो महंगी बिजली पैदा हुई है, वो जो कीमत का फ़र्क है उसको फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस एडजस्टमेंट कहते हैं, वो कंज्यूमर से वसूल की जाती है। और उसके ऊपर तकरीबन 17% जो है वो सेल्स टैक्स भी गवर्नमेंट वसूल करती है। और इसके अलावा जो है एक और टैक्स 1.6% जो है 1.5% जो है एक टैक्स और भी फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसके ऊपर वसूल किया जाता है। इसके अलावा जो है एक होता है सहमाई एडजस्टमेंट। सहमाई एडजस्टमेंट जो होती है, जो इंटरनेशनल जो हम ख़रीदते हैं फ्यूल, उसमें जो इंटरनेशनली कीमतों में जो फ़र्क आ रहा होता है, उसको हर 3 माह के बाद वो भी कंज्यूमर से कीमतों में एडजस्ट कर। वो एक दिन में 2 बार होता है जी। वो हो सकता एक तो माहाना की मद में और फिर साथ ही सहमाही की मद सहमाही, वो हर 3 माह के बाद आएगा। और ये एक दिन में 2 बार आएगा एक बिल में 2 दफ़ा वो आएगा, तो ये आ जाता है। तो इसके अलावा एक और भी होता है, सालाना भी एडजस्टमेंट की जाती है, इसको एनुअल एडजस्टमेंट कहते हैं। वो भी कंज्यूमर से वसूल किया जाता है। उस पर मेंटेनेंस और इस तरह के दीगर जो अखराजात होते हैं वो भी वसूल किए जाते हैं। मुझे हंसी आ रही है कि ये सब कर लेने के बावजूद भी आवाम को, चले महंगाई तो एक अलग टॉपिक है, उसके बावजूद बिजली तक नहीं मिल रही। बिजली की हमारी तलब भी बल्कि अभी कम हुई है। प्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या है? उसमें एक बड़ी बात, जितनी आप बिजली को महंगी करते जा रहे हैं, अवाम उसका इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं, तलब कम हो गई, या अवाम उस सोलर पर जा रहे हैं। इंडस्ट्री जितनी बिजली महंगी हो रही है तो हमारी इंडस्ट्री जो है बंद होती जा रही है। पिछली जो समाअत हुई है नेपरा की, उसके अंदर तमाम जो तकसीम कार कंपनियां डिस्कोज हैं, उन्होंने बताया है कि हमारी जो है डिमांड इंडस्ट्रियल जो है वो कम हो रही है मुसलसल। यानी सोलर का इम्पैक्ट भी जा रहा है कि सोलर जो है वो लोगों ने अपने घरों पर डोमेस्टिक ने लगाए हैं, वो बहुत माइनर है, लेकिन हमारा जो इंडस्ट्री की जो खपत है वो मुसलसल कम हो रही है। और ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर इंडस्ट्री बंद हो रही है, या तो इंडस्ट्री मुतबादल पे जा रही है, सोलर लगा रही है, किसी और मुतबादल पे जा रही है, या हम फिर इसके अलावा यह है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है, जिससे बेरोजगारी भी फैल रही है। और बेरोजगारी के साथ साथ हमारी इंडस्ट्री भी बैठ रही है। इंडस्ट्री अगर बैठेगी तो हमारी जो इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी कम होंगी, वो भी मुल्क का एक नुकसान होगा। तो ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन थी, जिसके अंदर नेपरा ने बारहा जो है वो गवर्नमेंट से कहा है कि गवर्नमेंट इसके लिए कोई प्लान बनाकर लाए कि किस तरह ये जो सोलर का रुझान बढ़ रहा है इसको किस तरह हमने एडजस्ट करना है। जब लोग सोलर पे चले जाएंगे तो जो कैपेसिटी पेमेंट है गवर्नमेंट कहाँ से उसको पे करेगी, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे, उसका भी अल्टीमेटली जो बर्डन है वो किस पर जाएगा, वो उस कंज्यूमर पर जाएगा जो बेचारा पैसे ना होने की वजह से सोलर नहीं लगा पा रहा, जो वापडा पर रहेगा यानी नेशनल ग्रिड के साथ जुड़ा रहेगा, उसका बोझ भी उसी को बर्दाश्त करेगा। उसके लिए अभी तक
कोई प्लान नहीं बनाया जा सका। 22 रुपये यूनिट पे बैक जो है वो गवर्नमेंट करती थी, सोलर जिसने लगाया हुआ था उसको 22 रुपये यूनिट, उसको कम करके अब 11 रुपये करने जा रही है, यानी आवाम से 11 रुपये खरीदेगी। और जो ग्रॉस मीटरिंग की एक बात आ रही है कि ग्रॉस मीटरिंग की जाएगी, ग्रॉस मीटर ये है कि आप जो है बिजली गवर्नमेंट को जो देंगे तो वो आप नेट मीटरिंग के थ्रू देंगे, लेकिन जब वापस लेंगे तो आपके लिए अलग से ग्रॉस मीटर लगा होगा, वहाँ से आप खरीदें वापस लेंगे और उसका रेट अलग होगा। गवर्नमेंट को और रेट पे देंगे, 11 रुपये यूनिट पे देंगे। जब आप खरीदेंगे तो आप पे वो 42 रुपये लगे, आप पे वो 50 रुपये लगे, जो भी रेट आपका बनता होगा, सरकारी रेट जो गवर्नमेंट जिस पे बेच रही उस पे आपको वापस खरीदना पड़ेगी। चलें जी, ये कुछ तफसीलाती जो हमने नाज़रीन के साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया शायद हमें हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो नाज़रीन अपना जो बिल है आज वो निकालें और देखें कि आप किस किस कीमत में कितने कितने पैसे दे रहे हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी हम बात करने लगे पाक इंग्लैंड सीरीज के हवाले से, जिसके मैचेस में अगर देखा जाए 2 बारिश के नजर हो गए, एक इंग्लैंड जीत गया, एक मैच रहता है अभी। उसमें पाकिस्तान की टीम क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये बात करने के लिए अभी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। शाहिद हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, जो हमारा एक मैच रहता है क्या वो बारिश की नजर होगा, या उसमें भी कौन जीत रहा है, पाकिस्तान या इंग्लैंड? देखिए ओवल में है, लंदन का ग्राउंड है ओवल, और वहाँ से भी यही खिलाते हैं कि जब टॉस होने वाला होगा उस वक्त अच्छी खासी वहाँ पे भी बारिश है। अगर चेंज होती है वेदर फोरकास्ट तो शायद मैच हो जाए, लेकिन चौथा मैच भी ऐसे ही लग रहा है। अर्ली समर के दिन है इंग्लैंड में, और अर्ली समर में अच्छी खासी वहाँ बारिश होती है। अगर यही सीरीज जून जुलाई में होती तो शायद बेहतर होता, लेकिन जाहिर है वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों ने एक अच्छी सीरीज रखी थी। अफसोस ये है कि इसमें बारिश ने काफी रखना डाल दिया है और तैयारियों का मौका दोनों टीमों को नहीं मिल सका। अगर मैच होगा तो जाहिर है पाकिस्तान की कोशिश यही होगी कि किसी तरह सीरीज बराबर करे। इंग्लैंड भी कोशिश करेगा कि दूसरा मैच जीते, तो अच्छा मैच होने की तवक्को है अगर मौसम सही हुआ तो। अच्छा, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस एक मैच को ही अगर उसको इसी को एनालाइज किया जाए, आपको ठीक लगी? जाहिर अगर ठीक होती तो वो मैच ना हारते हम, लेकिन फाइट किया? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान ने फाइट किया। सबसे मेन चीज जो थी वो पाकिस्तान का इंटेंट बहुत अच्छा था। इरादा उन्होंने शो किया कि हमने 183 का जो टोटल है उस तक पहुंचना है, 184 का टारगेट था तो वहां तक पहुंचना है, और इंटेंट नजर आया। बाबर आजम जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, फखर जिस तरह बैटिंग कर रहे थे, फिर मिडिल में इफ्तिखार और इमाद की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई। लेकिन एक जैसी गलतियां दोहरा रहे हैं पाकिस्तान के बैट्समैन। बाबर ने सीधी गेंद को स्वीप करने की कोशिश की, आजम पहली बॉल अभी ओवर की चल रही थी उसी पे उन्होंने चिप मार दिया और आउट हो गए। इफ्तिखार छक्का मारने के बाद दोबारा छक्का मारने गए, फखर छक्का मारने के बाद फौरन दोबारा छक्का मारने गए। ये छोटी छोटी सी चीजें, छोटी छोटी गलतियां जो पाकिस्तानी खिलाड़ी रिपीट, अच्छा था, अच्छा मैच जीतना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन जीत नहीं सका। अच्छा, वैसे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम आपको तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। देखें, न्यूजीलैंड से सीरीज खेली, आयरलैंड से सीरीज खेली, इंग्लैंड में खेली, तो तैयारी तो अच्छी है। और अमेरिका की जो पिचें होंगी और वेस्ट इंडीज की जो पिचेज होंगी, तो इंडिया की टीम को इसलिए सूट करेगी तो दो बाउंस होती हैं और दो ड्रॉप इन पिचेज भी हैं, जिनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि स्लो आएगी और वो पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका इस टाइप की टीमों के लिए फेवरेबल होगी। ठीक है। अच्छा, मैं कभी फिटनेस पर पर आजम खान को टीम के करीब ना आने दो, शाहिद अफरीदी का ये कहना है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत सख्त जुमला कहा है शाहिद ने। शाहिद इसी तरह बड़े हार्ड स्टेटमेंट देता है और बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन क्या किया जाए, आजम की यही फिटनेस। अच्छा, सख्त बात के साथ साथ फिटनेस कहीं ना कहीं मैटर तो करती है। सो आजम खान आपको फिट तो वैसे भी दिखाई नहीं देते हैं, सो उनकी बात वैलिड भी है, बेशक अगर हार्श वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। हाँ, बिल्कुल वैलिड है और आजम को यकीनन फिटनेस पे काम करना चाहिए। अब पूरा कोच आया है जनूबी अफ्रीका के गैरी कर्स्टन, वो देखेंगे, वो खुद बड़े फिट प्लेयर थे। साउथ अफ्रीका मशहूर है फील्डिंग में, फिटनेस में,
तो यकीनन देखेंगे और आजम को मशवरे देंगे, आजम को गाइडलाइंस देंगे। बैटिंग भी एक दो मैचों में उन्होंने आयरलैंड की अच्छी की थी, लेकिन इंग्लैंड के मैच में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, तो उनकी जगह भी फिर खतरे में पड़ जाएगी अगर उन्होंने अपनी फिटनेस पर तवज्जो ना दी। लेकिन उनकी हिटिंग पे भी बात उन्होंने की कि उनकी हिटिंग अच्छी है, सो इज दैट द ओनली क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे जाना चाहिए उनको आगे? बिल्कुल यही एक क्राइटेरिया है आजम के पास कि वो अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर हैं, मैच टर्न कर देते हैं अपनी हिटिंग से, लेकिन यकीनन अभी वो कीपिंग कर रहा है, इतनी अच्छी कीपिंग उन्होंने नहीं की और उनको अपनी फिटनेस के ऊपर यकीनन तवज्जो देनी पड़ेगी, इसलिए कि एक ही क्राइटेरिया पे वो आगे नहीं जा सकते। दो तीन चीजें होती हैं कि मैच में किस तरह का इंटेंट है, मैच में परफॉर्मेंस कैसी अच्छा है। शायद साहब थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि आप इसको मजीद एक्सप्लेन कर दें कि हाउ इज इट दी ओनली क्राइटेरिया कि आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ फॉर एग्जांपल अगर यू नो उस वो कंडीशंस को अगर कंसिडर किया जाए, वहाँ पे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर इंग्लिश कंडीशंस का फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे 10 मैचेस में एक में आपकी कीपिंग या कोई चीज़ है वो परफॉर्मेंस आपकी सामने आती है, तो ये थोड़ा मसले वाली बात नहीं है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ना कि अब कोच बाहर का है और उसका सिलेक्शन का जो ख्याल होता है, टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी, टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो उसके ऊपर भी तनकीद होगी, तो अब वो यकीनन एड्रेस करेगा। और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि एक चीज़ से कोई प्लेयर आगे नहीं बढ़ सकता, उसको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ती है, पूरा साइकिल होता है, वो कंप्लीट करेगा तो आगे भी जाएगा और टीम में भी उसकी जगह रहेगी। सर अभी तक जो स्क्वाड से एक्सपेक्टेशंस हैं वर्ल्ड कप के लिए मैं पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है कि स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट्स वगैरह या जो खबरें सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है, मुतमईन है आप उससे? उससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था। सिर्फ एक आध प्लेयर आप यकीनन सोचते हैं कि अब पाकिस्तान में जो ज़्यादातर माहिरीन है वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी और वो आमिर जमाल थे। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, PSL में भी एक दो इनिंग्स जिन्होंने अच्छी खेली थी। और फिर उसामा मीर जनरल लेग स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग लेग स्पिनर हैं, PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको भी 15 में होना चाहिए था, लेकिन अब ज़ाहिर 15 अनाउंस हो चुके हैं, अब उसमें कोई भी तब्दीली सिर्फ और सिर्फ इंजरी की सूरत में होगी। तो अब इन्हीं खिलाड़ियों को जाना होगा, इन्हीं खिलाड़ियों को हम सबको बैक करना होगा और तवक्को करनी होगी कि यही अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करके जाएं। शायद साहब ओपनर्स कौन होने चाहिए? देखिए ये भी एक पाकिस्तान में इसको मोहम्मा बना दिया है। अभी तक शायम अयूब और मोहम्मद रिजवान ओपनिंग कर रहे हैं। शायम ने अभी तक काफी मायूस किया है, एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, उससे यही तवक्को की जाती है कि वो शुरू के जो 6-7 ओवर है उसमें हिटिंग करके पाकिस्तान को एक अच्छा अग्रेसिव स्टार्ट देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए। तो अगर आखिरी मैच में उस्मान खान को ट्राई कर लिया जाए और एक आध कॉम्बिनेशन चेंज करके देखा जाए, या फिर अगर गैरी कस्टम यही सोचेंगे कि बाबर और रिजवान से ओपन करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक नुकता ये भी होता है कि एक लेफ्ट हैंडर और एक राइट हैंडर, तो सब मेरे हिसाब से फखर और रिजवान को ओपन करना चाहिए और बाबर को नंबर 3 आना चाहिए। इंटरनेशनल टेस्ट चैंपियनशिप भी स्टार्ट होने लगी है, उसके लिए हमारी टीम तैयार? हमारी वो डिफरेंट टीम होगी, ज़ाहिर है ये डिफरेंट टीम है और उसके लिए अलग से जैसन गैलेक्सी आएंगे, ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर, वो टीम को देखेंगे और एक ऑस्ट्रेलियन के आने से, फॉरेन टेस्ट के आने से टीम में यकीनन बेहतरी आती है, तैयारी भी उसको बेहतर मौका मिलेगा। सर बॉलिंग की अगर बात करें तो पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही हमें परफॉर्म करते दिखाई नहीं देते, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल रस्ती थे, नसीम शाह अभी इंजरी से आए, हारिस रऊफ भी अभी इंजरी से आए, लेकिन जैसे जैसे मैचेस खेलेंगे, अब हारिस रऊफ ने एक मैच खेल लिया है, शुरू का ओवर उनका थोड़ा सा कॉस्टली था, लेकिन फिर उन्होंने आके बाद में बड़ी अच्छी बॉलिंग की। नसीम शाह को भी अगर एक मौका और मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो उनकी बॉलिंग रिदम में नज़र नहीं आ रही, लेकिन शाहीन मुसलसल मैच खेल रहे हैं। शाहीन ने आयरलैंड का जो आखिरी मैच था और इंग्लैंड वाले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन कोचेस के आने से या उनकी मेहनत से कोई फ़र्क आपको दिखाई देता है? जैसन गैलिस्पी की भी मुझे बात याद आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट में या ओवरऑल भी बॉलर्स पे फोकस करके परफॉर्म करवाने की उनसे कोशिश करूंगा। या अभी तो गैलिस्पी नहीं आए, अभी गैलिस्पी जुलाई में आएंगे तो पता चलेगा। यकीनन ऑस्ट्रेलियाई मेंटालिटी लेके आएंगे। वो खुद भी यॉर्कशायर की कोचिंग कर चुके हैं, एडिलेड स्ट्राइकर की कोचिंग कर चुके हैं, थोड़ी बहुत लीग में भी T20 में उन्होंने कोचिंग की है, तो एक अच्छे कोच हैं। उनकी मेंटालिटी, जो ऑस्ट्रेलिया की मेंटालिटी है, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों में आएगी
तो यकीनन इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, इंग्लैंड सीरीज के खिलाफ जो हमारा आखिरी मैच है, व्हाट डू यू थिंक उसमें किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए ताकि एटलीस्ट बराबर हो जाए? मैं समझता हूँ कि वही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में आ गए हैं, उसी स्ट्रेटजी के साथ जाएं और वही 11 खिलाड़ी खिलाएं जो पाकिस्तान में यूएसए के खिलाफ 6 जून को खिलाने। तो स्ट्रेटजी जीत की होनी चाहिए और ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जैसे हम वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलें। अच्छा, बाबर आजम वैसे तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं, अभी उनका एक और रिकॉर्ड रोहित शर्मा वाला हमारे सामने आ रहा है। ये पर्सनल रिकॉर्ड्स बनाने का टीम को क्या फायदा हो रहा है? हमारी टीम तो लगातार सब सीरीज और हर किस्म के मैचेस हारी जा रही है। जी हाँ, ये देखना पड़ता है कि पर्सनल रिकॉर्ड टीम की कितनी मदद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, क्रिकेट का ऐसा खेल है कि जिसमें पर्सनल रिकॉर्ड बाई प्रोडक्ट होते हैं आपकी टीम की जीत से, और ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं अगर आपकी टीम जीत रही हो। तो पर्सनल माइलस्टोन उसी वक्त काम आते हैं, उसी वक्त अच्छे लगते हैं जब टीम जीत रही है, और अगर टीम ना जीत रही हो तो फिर पर्सनल माइलस्टोन अच्छे नजर नहीं आते। आपको टीम में यूनिटी दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है, थोड़ा बहुत होती है, ऊपर नीचे बातें होती हैं, लेकिन हमारे प्लेयर अच्छे हैं, अच्छे मिजाज के हैं, अच्छी स्ट्रेटजी रखते हैं और अच्छी दोस्तियां रखते हैं। जब थोड़ी बहुत बातचीत होती है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीजें होती हैं, आपस में बात करते हैं, गले लगते हैं, फिर साथ खाने खाते हैं, तो ये सब चीजें दूर हो जाती हैं। और ये बाबर आजम ने टीम की रवानगी के वक्त कहा था कि जो भी चीजें ऊपर नीचे हुई थी तो वो सब दूर हो गई हैं। तो मुझे तो यूनिटी नजर आती है। अच्छा, ये सारी बातें आप जो कर रहे हैं ठीक है, कुछ हद तक हमें समझ आता है, लेकिन ग्राउंड में जाके वो हमें बातें शायद नजर नहीं आती हैं। शायद यही वजह है कि हमारी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है। नहीं, ये चीज नहीं है, यूनिटी तो होती है। और जब ग्राउंड में जाते हैं पाकिस्तान का लोगो लगा के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में या पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में होने वाली पॉलिटिक्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि हमें इस डिनाइल में जाना चाहिए। थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत यकीनन होती है। थोड़ी बहुत नहीं है, यही तो अफसोस की बात है, शायद बहुत ज्यादा है। मैं सिर्फ कंफर्म करना चाह रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा है, इसी वजह से शायद हम हार रहे हैं। नहीं, मैं तो चूंकि अक्सर इनको कवर भी करता हूँ और इनसे बातचीत भी होती रहती है। थोड़ी बहुत चीजें होती है ऊपर नीचे। जाहिर है शाहीन को कप्तानी से हटाया था, उससे थोड़ी बहुत रंजिश होगी। और 2-4 प्लेयर हैं जिनके मोहम्मद आमिर आए हैं, इमाद वसीम आए हैं, उनको पहले नहीं लिया जाता था, तो इनकी होंगी रंजिशें। लेकिन एक दफा जब बैठते हैं, एक दो मैच खेलते हैं, तो फिर ये सारी चीजें दूर हो जाती है। ठीक है। अच्छा सर, कौमी क्रिकेट टीम के अगर वर्ल्ड कप की बात करें, आपने कहा कि वी डिटरमिन्ड, ऑब्वियसली हमारी टीम, हम उनको सपोर्ट करते हैं और हम चाहते यही है कि हमारी टीम मैचेस जीते, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह तवक्कुल करके नहीं जाना चाहते, हम परफॉर्मेंस की बेस पे जीतना चाहते हैं। तो अभी क्या अल्लाह तवक्कुल है या परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपने कहा कि हम जीतेंगे? नहीं, अल्लाह ताला खुद भी कहता है कि मेरे ऊपर तवक्कुल तो करो, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तवक्कुल करो, मेहनत भी तो करनी पड़ती है, परफॉर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बेशक मेहनत तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और ये सब चीजें पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी पता है कि अल्लाह पे तवक्कुल तो बहुत ही अच्छी चीज है, अल्लाह से दुआ करना भी बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, और इसी चीज को सही कहते हैं, यानी स्ट्राइव करना, जिहाद करना, कि आप ग्राउंड में जाते हैं और आप जिहाद करते हैं, कोशिश करते हैं, जब आप जीते हैं। तो मेहनत तो शर्त है। चले, थैंक यू सो मच शाहिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें डीपर इंसाइट्स देने। नाज़रीन, ये सूरत हाल है कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से, और वर्ल्ड कप के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं और हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। हमारी दुआएं हैं और दिली ख्वाहिशात हैं कि हम अपनी टीम को सपोर्ट भी करें, बहुत प्यार भी करें, और वो फिर इन रिटर्न पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम कुछ बात करने लगे इंपॉर्टेंट केसेस के हवाले से जो इस वक्त इस्लामाबाद में जिनकी समाअत हो रही है। अपने रिपोर्टर को कोशिश करेंगे लाइन पे उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है अभी तक। लेकिन उनमें एक केस जो है इद्दत निकाह केस, उससे मुतालिक भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कुछ फाइनल डिसीजन, कुछ फाइनल वर्डिक्ट हमारे सामने आएगा।
इद्दत निकाह केस वो केस है जिसपे पर्सनली कई बार मैंने खुद भी ये कहा है कि ये वो केस है जिसको डिस्कस करते हुए भी कई बार शर्म आ जाती है। ये शर्मनाक किस्म के केसेस हैं जो कि इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन ही कहूँगी उसमें ये चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉर एग्जांपल ये केस है इद्दत निकाह केस, दीगर केसेस भी हैं। आज इनकी समाअत तो नहीं है। एक NA-48 वाला है जिसपे इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला ये केस है जिसमें NA-48 में धांधली के खिलाफ अपील वगैरह की गई है। उस पर देखते हैं कि क्या सामने आता है। ऑडियो लीक्स वाले मामलात भी हैं। ये सारे तो केसेस एक तरफ हो गए, लेकिन पाकिस्तान की अगर सियासत की ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान की सियासत में केसेस बनाना, केसेस ख़त्म करना, फिर से केसेस बनाना, फिर से केसेस ख़त्म करना, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ज़्यादा दूर ना जाएं, 2018 में जो केसेस सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हुआ करते थे वो आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे थे। हम लोगों ने खुद विटनेस किया है, लेकिन आज वो केसेस ख़त्म होके कहीं ना कहीं और दिखाई देते हैं और वो तहरीक इंसाफ आज का वो विक्टिम है जिसके खिलाफ केसेस बनते जा रहे हैं। बशारत हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बशारत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बशारत, बताइएगा इन तीनों केसेस के हवाले से समाअत कहाँ तक पहुँची है? जी, ये तो एक जस्टिस तारक महमूद जंगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से उस केस की समाअत कर रहे थे। NA-48 का ये मामला है जिसमें शुएब शाहीन जो है वो उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने RO ऑफिस को रिटर्निंग ऑफिसर्स को बुलाया था, लेकिन आज वो रिटर्निंग ऑफिसर अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिस पर शुएब शाहीन के ओपोनेंट जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। डॉक्टर तारक फजल चौधरी उनके वकील पेश हुए तो उस पर जस्टिस तारक महमूद जंगीरी ने कहा कि ये बहुत अहम मामला है, ये बड़ा सीरियस मामला है और इस केस की समाअत जो है वो डे टू डे कर रही है हमने। और ये याद रखें कि ड्यूरिंग प्रोसीडिंग आपकी मेंबरशिप जो है वो ख़त्म भी हो सकती है, मतल भी की जा सकती है। RO ऑफिस आज नोटिस के बावजूद अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो अदालत ने उस पर 15,000 रुपये जुर्माना किया है और हुक्म दिया है कि अगली पेशी पर 5 जून तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। अगर अगली पेशी तक RO रिटर्निंग ऑफिसर अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो उनके समाअत पर गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाएगा। इस केस की समाअत 5 जून तक मुलतवी कर दी गई है। एक और अहम केस जो आइडियो लीग के मुतल्लिक है उस केस की समाअत जस्टिस बाबर स्टार कर रहे थे। जस्टिस बाबर स्टार ने आज पाकिस्तान के जो मुक़्तदर इदारे हैं उनके जो DG उनके सरबराह को सेक्टर कमांडर को बुलाया गया था। आज अदालत के सामने एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश हुए। मुनव्वर दुगुल उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वक्त दे, मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस से पूछकर इस हवाले से उनसे हदायत लेकर आप अदालत को ये आप जबरी गुमशुदगी से मुतालिक बात कर रहे हैं ना? नहीं, ये आइडियो लीग्स का एक मामला केस था नजम साकब के हवाले से और बुशरा बीबी के हवाले से आइडियो लीग्स का ये मामला था। जबरी गुमशुदगी केस की समाअत जो है वो 11:30 बजे होनी है उस केस की समाअत और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उस केस की समाअत करेंगे जिसमें साफी और शायर अहमद फरहाद का वो केस उनके सामने है। इस समाअत पर आज उन्होंने सेक्टर कमांडर DG ISI, सेक्टर कमांडर ISI IB और सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा है। ये तमाम शख्सियात आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इनके पेश होने के कोई चांसेस हैं? आज अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसे शिकायत सामने नहीं आए कि वो अदालत के सामने पेश हों, लेकिन आज जो अदालती मामन थे हामिद मीर उन्होंने केस की जो अपना जवाब था, तहरीरी जवाब, वो अदालत के सामने जमा करवाया है और जबरी गुमशुदगियों में जो रिपोर्टिंग के हवाले से अदालत ने उनसे कुछ मामलत की मांगी थी जिस पर उन्होंने 2 सफ़ात का जवाब जमा करवाया है। और दूसरी तरफ इद्दत केस का आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन जब वो जज शाहरुख अहमद सुबह अदालत पहुंचे जब तो इद्दत केस खावर मानिका के वकील जो है राजा रिजवान अब्बासी उनके मावन ने
उन्हें बताया जी कि राजा रिजवान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मसरूफ हैं, तो केस की समाअत मुलतवी कर दी जाए। 10:30 बजे तक केस की समाअत मुलतवी कर दी गई थी। फिर वो 10:30 बजे राजा रिजवान अब्बासी जो खावर मानिका के वकील हैं वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल अभी जारी रखे हुए हैं। आज इसका फैसला जो है उनके अदालत को अपना फैसला महफूज कर चुकी थी, लेकिन इस पर खुसूसी दरख्वास्त पर उनके आज आर्गू हो रहे हैं। अदालत ने उन्हें आधे घंटे का टाइम दिया है कि आधे घंटे में आप अपने आर्गूमेंट जो है कंक्लूड करें, उसके बाद वो फैसला अदालत फैसला सुनाएगी। जी, अदालत फैसला सुनाएगी कि क्या फैसला हमारे सामने आता है। ये इंपॉर्टेंट केस है और इसका फैसला भी इंतहाई अहम होगा। वो उस पर भी क्या फैसला आता है ये आपको अपडेट करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। वेलकम बैक एवरीबॉडी। सुबह की सोच में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम कुछ वॉलीबॉल की बात करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया से होने वाली वॉलीबॉल सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने फतह अपने नाम करते हुए 1-0 से बढ़तरी हासिल कर लिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नेजियम में खेले जाने वाले पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने कैंगरूज के खिलाफ शानदार खेल पेश किया। कौमी वॉलीबॉल टीम ने मैच के 3 सेट जो है वो 25-22, 25-22 और 25-20 से जीते। तो ये कुछ अपडेट्स हैं इन मैचेस के हवाले से, इस मैच के हवाले से पर्टिकुलरली। अभी इन स्टूडियो हमें ज्वाइन किया है जी डैनियल ने, जो कि हेड कोच हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के, और साथ ही हमें ज्वाइन किया है नेहमा ने, जो कि कैप्टन है इस टीम के। हम दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आई वेलकम बोथ ऑफ यू। हाउ आर यू गाइस डूइंग? Thank you. How are you, Dan? Very good, thank you. We are You're welcome. enjoying being here in Pakistan. It's the first time for our team to be here, and yeah, we're really excited to be here and enjoying to play some volleyball. Yeah. So are Pakistanis welcoming? Very, very much so. Yeah. Really? Yeah. We had a great experience. How are you? And what do you have to say about the same question? Yeah, I'm well, thank you. Thanks for having us. I've yet to try a Pakistani mango or climb K2, but very excited to be here, and we had a warm welcome from all Pakistani Looks like people. you have heard a lot about our mangoes. Yeah. I've even asked the Pakistani captain to hook us up with some mangoes, so maybe after tonight's game we'll have to try some Pakistani mangoes there. Okay. So what about the match that you already have played? Yep. Look, I think it was a good match. It was our first match for the season, and the Pakistani team played very good, and you can see that they are playing good volleyball at the moment after finishing the tournament recently. For us, it's the start of our campaign, so we still have many improvements to make. But it wasn't a bad first competition for us, but I think that the Pakistan team played very good. They did a really good job with their service reception. Players like Khan and Usman were excellent. You can see they have a very good level for Asian volleyball and also for world volleyball. So we look forward to improving today. Sure, why not? But I don't think so that it would be a bad experience. Was it a bad experience for you too? Because you might have enjoyed at least fighting. No, it's not a bad experience for us. I mean, we're here to grow as a team, to learn. It's a really new look. It's about the fight. Yeah, you know? it's about winning the fight. or losing is another debate. Yeah, exactly. We're here to prepare both teams for the next tournament in Bahrain. So for last night, we'll take all the learnings and hopefully put it to practice tonight when we play the second game. Are you geared up for your next match? We're getting there, yes. Yeah. So, did you enjoy playing in front of the crowd? Yeah, very much. This is, I think, a nice thing about being here is that there was a good crowd, and that we hope, tonight and tomorrow night we also have good crowds. It's nice for the players to feel this energy from the home crowd, so we love it. It's great. How was your experience? Yeah, it was quite friendly actually. We didn't know what to expect coming into Pakistan for the first time.
there was even a section there where there was Australian supporters, very small section, but that was quite a nice surprise for us as well. Also, there is a shift if we talk about the weather. Australia and Pakistan. Are you enjoying that shift? Today I felt much better. Like we when we left Canberra, it was 5 degrees maximum during the day, and then we had 5 degrees maximum. Yeah, and then we had 30 hours of travel, and then it was quite hot. And we casually have 45 degrees maximum. Yeah. Are you enjoying that 45 degrees? Look, most of us play in Europe, so we're only exposed to cold weather, and the heat for me is, I love it. Like, it's a nice change. Most of us, in the national team, we have to travel to the extremities of, different areas for volleyball, and we sort of have to adapt quick and try and be as flexible as possible as players. So it's it's just another place. Okay. So does this weather in any way affect your performance? I think, look, for sure, yes, because you sweat more and it's hot and you have to get used to this. But that's part of the reason why we are here. We are here to be in a hot climate and to acclimatise so that when we go to Bahrain, that already our bodies are ready to play, in hotter weather. Okay. Did Pakistani team give you some tough time in the last match? Yeah, absolutely. Yeah, they look like a really comfortable team together. They look like they gel well. There's a good balance with their receivers and their middles and the outside. And it's their home ground, maybe? Still home ground? For them? No, yeah, I mean... Does it matter, by the way? Home ground advantage does play a part. But for us last night, they just look a little bit more comfortable in more tougher situations than us. And we're going to have to, What players do you think gave you the most toughest time? Low key, he might not have gotten many sets, but I think the captain, he was quite solid in reception, keeping them always in good situations. And then their opposite, in good or bad, tough situations, he was quite impressive with the angles and also power that he showed. Okay, so you guys are here since last 2 days. Are you guys satisfied with the facilities that are being provided to you? Yeah, very much so. Like, really, very good. Are you enjoying it here? Loving it. What are you enjoying the most? Honestly, me personally, I love the food. The food in the hotel has been nice. What have you tried? Many. I've tried every curry, everything pretty much. But I try not to have too much. So. Have you tried biryani so far? Yes. Did you? Yes. Did you like it? Yeah, good. You? Yeah, I'm on the biryani every day. Really? Okay. We have some. We try all the curries. I've yet to try saji. Also the mangoes, as I said. I haven't mangoes tried and those, saji. Yeah. Okay. Saji. Nothing else? No, nothing else. Okay. How about your team members? How we are good. We have some players that are still coming back to their full level. So we are changing the team and managing some physical issues. Nothing too bad, but when you travel with a lot of boys who are 2 meters, 2 meters 10, 2 meters 11 in the airplane for a long travel, it takes a few days to come back to the right physical level. So this is our challenge at the moment. So is there anybody who wants to try lassi or our desi barbecue? I think so, probably yes, yeah. Okay. It was really nice talking to you. Thanks for joining in. ये अभी देखते हैं कि सीरीज में आगे पाकिस्तान की या फिर ऑस्ट्रेलिया की क्या परफॉर्मेंस आती है. मजीद मैचेस के बारे में आपको अपडेट रखेंगे. एनी हाउ क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं. वक्त खत्म हो चुका है. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.